हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेस पर। तो पिछले क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को हीट एंड ट्रायल विधि से किस प्रकार संतुलित किया जाता है वो हमने जाना था। तो उसके ही कुछ अन्य उदाहरण है, उसको देखना है हमें कि किस प्रकार से हमें उसे संतुलित करना है। तो जैसे कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और साथ में किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो उसी को हम अब थ्योरी के रूप में कैसे लिखें और उसे किस प्रकार से संतुलित करना है, वो संतुलित है या नहीं है उसका भी हमें पता करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखता हूं मैं यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाने पर। तो निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और साथ में किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो हमें अभी ये पता है कि ये क्या है? अभिकारक है और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं हम उत्पाद। तो यहाँ अभी हमें देखना है कि ये परमाणु है वो बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि अब अभिकारक में देखें कैल्शियम कितना है? 1 है और उत्पाद में देखें तो कैल्शियम यहाँ पर भी कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में कैल्शियम बराबर है। उसके बाद दूसरा देखें तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहे हैं 2, यहाँ पर इसमें हो रहे हैं 2 और इधर हो रहे हैं 2, तो टोटल हो गया अभिकारक में ऑक्सीजन 4। तो उधर देखें अब तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है 3 और यहाँ पर हो रहा है 1, तो उधर भी कितना हो रहा है? टोटल 4 हो रहा है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन क्या है? बराबर। उसके बाद देखा जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर 2 और उधर देखें तो हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है? बराबर। उसके बाद कार्बन की बात की जाए तो कार्बन यहाँ पर 1 और उधर हो रहा है 1, तो कार्बन भी यहाँ पर क्या है? बराबर। ऑक्सीजन है वो हमने पहले ही संतुलित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। दूसरी अभिक्रिया देखें जैसे कि जिंक की अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर। सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर तो देखते हैं कि इसका उत्पाद क्या बनता है। जिंक की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहां पर उत्पाद बनेगा जिंक नाइट्रेट और साथ में जल किसका निर्माण होगा कि ये सिल्वर को कर देता है विस्थापित। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सिल्वर क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है। किससे? जिंक से। इसलिए जिंक ने क्या किया? इसके विलयन से सिल्वर को इससे विस्थापित कर दिया। तो किसका निर्माण हुआ? जिंक नाइट्रेट और साथ में निर्माण हो गया सिल्वर को, यानी कि सिल्वर विस्थापित हो चुका है। तो यहाँ पर अभी इसको देखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ देखिए अभिकारक में जिंक कितना है? 1 है और उत्पाद में देखिए जिंक कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में जिंक संतुलित है। उसके बाद देखें सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पर इसके परमाणु हो रहे हैं 1 और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में भी सिल्वर कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वर भी संतुलित है। उसके बाद देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो रहा है अभिकारक में 1 और उत्पाद में हो रहा है 2, तो उत्पाद में यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब गड़बड़ी है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 2 लगाना है। तो यहाँ 2 लगेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो रहे हैं टोटल 6, अभिकारक में ऑक्सीजन हो रहे हैं 6 और उत्पाद में कितने हो रहे हैं? देखो तो उत्पाद में भी हो रहे हैं 6। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या? दोनों संतुलित है। उसके बाद बात की जाए कि अगर यहाँ पर हमने 2 लगाए हैं तो सिल्वर कितना हो चुका है? अभिकारक में 2 हो चुका है। अब यहाँ पर उत्पाद में देखें 1 है, तो इसका मतलब क्या करें? यहाँ पर 2 लगाए। तो यहाँ ये अब देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को ये क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अब तीसरी एक और अभिक्रिया देखें जैसे कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाने पर।
कराने पर। तो यहां पर उत्पाद बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ देखिए वो मैग्नीशियम के परमाणु है वो अभिकारक कितने, एक है, और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में कितना हो रहा है, एक हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम अभिकारक में और उत्पाद में बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर अभिकारक में एक हो रहा है और उत्पाद में हो रहे हैं दो। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दे दो, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पर अभिकारक में देखें तो दो हो रहे हैं और उत्पाद में भी देखें तो उत्पाद में भी दो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो इसको उतार लीजिए एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चार है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी यहाँ प्राप्त करनी है। तो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि अभिकारक है वो आपस में जुड़े तो उसे क्या कहेंगे, जोड़ना। जैसे कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर या आपस में संयोग कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो उत्पाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में उष्मा है वो क्या हो जाती है, उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, वो भी हमें पता करना होता है। तो यहाँ पर अभिकारक में देखें तो कैल्शियम हो रहा है एक और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में भी हो रहा है एक। यहाँ पर ऑक्सीजन देखें एक और यहाँ दो, तो यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन हो रहे हैं दो और यहाँ पर भी हो रहे हैं दो, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, संतुलित है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हो रहे हैं दो और इधर भी हो रहे हैं दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पर एकल उत्पाद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और जोड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, संयोजन प्रकार की हुई, संयोजन अभिक्रिया है। तो दूसरी अभिक्रिया देखें, जैसे कि हमने मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया था तो किसका निर्माण हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये संयोजन प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर भी देखें दो या दो से अधिक अभिकारक हैं वो आपस में जोड़कर एक एकल उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम इधर हो रहे हैं अभिकारक में एक और इधर हो रहे हैं दो, यानी कि दोनों क्या है, संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखें तो अभिकारक में ऑक्सीजन हो रहे हैं दो और यहाँ पर उत्पाद में देखें ऑक्सीजन तो एक हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ पर दो लगा दें तो इससे ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब इसके साथ यहाँ दो लगाने के बाद देखें कि मैग्नीशियम उत्पाद में हो चुके हैं दो और अभिकारक में कितने हैं, एक है। तो यहाँ क्या करें, दो लगा दें, तो यहाँ दो लगाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, यानी कि ये दोनों अभिक्रिया अब क्या है, संतुलित है। तो आपको ये संयोजन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, इसको एक बार उतारें और आगे बढ़ते हैं।
तो दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, यानी कि वो वियोजित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया में जो परिभाषा है वो लिख देता हूं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन के लिए कोई भी यौगिक है तो उसके वियोजन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या फिर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत की आवश्यकता होती है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहली जो वियोजन अभिक्रिया है वो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें किसी यौगिक के टूटने के लिए ऊष्मा उत्तरदायी हो, तो उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के टूटने के लिए ऊष्मा उत्तरदायी हो, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, यानी कि एकल उत्पाद है, उसको गर्म करने पर ये दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की जब अभिक्रिया हो तो उसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस है उसका निर्माण होता है। सॉरी, ये मिटा देता हूं मैं, क्योंकि हमने उसमें तो ग्रहण किए, तो इसके ग्रहण करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ था। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ पर इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में तो कैल्शियम हो रहा है एक परमाणु, और उत्पाद में देखें तो उत्पाद में भी हो रहा है एक परमाणु। तो यहाँ पर कैल्शियम क्या दोनों तरफ संतुलित है। उसके बाद देखें कार्बन को, तो कार्बन यहाँ पर हो रहा है एक, और इधर भी देखें तो कार्बन हो रहा है एक, तो दोनों तरफ कार्बन भी क्या है? संतुलित है।
उसके बाद बात की जाए तो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हो रहा है अभिकारक में 3 और उत्पाद में यहाँ पर 1 और ये 2, तो उत्पाद में भी कितने हो रहे हैं, टोटल 3 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। उसके बाद ये देखिए दूसरी अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड की, तो पोटेशियम का एक परमाणु यहाँ पर और इधर भी हो रहा है 1, यानी कि पोटेशियम दोनों तरफ क्या है, संतुलित है। उसके बाद क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन यहाँ पर एक परमाणु है और उत्पाद में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ये क्लोरीन भी क्या है, बराबर है दोनों तरफ। उसके बाद देखें ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा है 3 और उधर देखें तो यहाँ पर हो रहा है 2। तो ऐसा करें कि यहाँ पर अगर 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, उधर उत्पाद में 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा करें 2 लगाते हैं, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो रहे हैं और इधर भी कितने हो गए, उत्पाद में 6 हो गए। ऑक्सीजन संतुलित है, लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी हो गई, क्या कि यहाँ पर पोटेशियम है वो 2 हो रहे हैं और उत्पाद में हो रहे हैं 1, तो ऐसा करें कि इसके आगे लगा दे 2। ऐसा 2 लगाने से क्या होगा कि दोनों तरफ है पोटेशियम वो क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन भी यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके, तो यहाँ पर कितने उत्पाद में, यहाँ पर भी 2 हो चुके। तो इस प्रकार से ये भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वियोजन के लिए दूसरा जो उत्तरदायी है वो प्रकाश होता है, तो दूसरी अभिक्रिया क्या क्या कहलाएगी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसे किसे कहते हैं, जिसमें किसी यौगिक के टूटने के लिए प्रकाश उत्तरदायी हो। अगर प्रकाश उत्तरदायी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैं डेफिनेशन है वो लिख देता हूं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के टूटने के लिए प्रकाश उत्तरदायी हो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, यानी कि उसे वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि सिल्वर अलग विस्थापित हो जाता है और क्लोरीन गैस है वो भी अलग विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया किस प्रकार की हुई, ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जांपल देखें, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, तो यहां पर सिल्वर तथा ब्रोमाइड ये 2 उत्पाद है वो निर्माण होते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया कहा जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया। तो यहाँ पर इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो ये अभिकारक टूट कर वियोजित हो जाते हैं, तो उनके लिए उत्तरदायी कौन हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ। तो सूर्य के प्रकाश में ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसलिए इनको कहा जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तीसरा जो है वो है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी कि यौगिक के टूटने के लिए अगर विद्युत उत्तरदायी हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के
जिसमें किसी यौगिक के टूटने के लिए विद्युत उत्तरदायी हो, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगली अभिक्रिया है वियोजन के लिए, वो तीसरे प्रकार की है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें यौगिक के टूटने के लिए विद्युत अगर उत्तरदायी हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है, इस प्रकार की एक आपको व्यवस्था करनी है। क्या लेना है? एक आपको मग लेना है, 2 ग्रेफाइट की छड़ें, 2 परख नलियां, 2 तार तथा एक 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है। तो हमें यहाँ पर एक शब्द याद रखना है इसके साथ, पैनिक। यानी कि जो पॉजिटिव है वो क्या होगा? एनोड होगा, और नेगेटिव होगा वो क्या होगा? नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। यानी कि ये प्लस वाला होगा वो क्या होगा? एनोड होगा, और माइनस वाला होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्या करना है, जब हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर जल का क्या होगा? विद्युत वियोजन यानी कि वियोजन होना प्रारंभ हो जाएगा, और जिस प्रकार की अभिक्रिया होगी वो होगी क्या? देखो, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो 2 भागों में टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर एनोड के पास जो परख नली रखी हुई है, ऊपर जो इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर जो परख नली रखी है, तो यहाँ पर बूंदों का निर्माण होगा। वो बूंदे गैस है, कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। और दूसरी जो परख नली है, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर जो गैस आएगी वो कौन सी आएगी? हाइड्रोजन गैस आएगी। यानी कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा, यानी कि ये इनका अपघटन शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ इसको देखें, अभिक्रिया को ये संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहे हैं 2, इधर भी हो रहे हैं 2, ये हाइड्रोजन दोनों संतुलित है। फिर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और उत्पाद में हो रहे हैं 2। तो क्या करें, इसके आगे 2 लगा दें। तो इसके 2 आगे लगाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हो गए? बराबर हो गए दोनों तरफ। फिर देखा जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर हो रहा है 4 और उत्पाद में हो रहे हैं 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें 2 लगाने की आवश्यकता है, और 2 लगा देंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। और फिर इनका उत्पाद देखा जाए, इस प्रकार से उत्पाद आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। फिर इनको और सरल अनुपात में करें तो ये हो जाएगा 2:1। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल आ रहे हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल आ रहा है। और तो यहाँ पर हमें इससे ये साबित होता है कि हाइड्रोजन गैस है वो अधिक विस्थापित होती है, अधिक उत्पन्न होती है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं हम। संयोजन और वियोजन में जिस प्रकार की अभिक्रिया हुई, तो उसमें हमने देखा था कि ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है और ऊष्मा का ग्रहण भी होता है। तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण देखें, प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है। प्राकृतिक गैस का दहन, जब मेथेन गैस को जलाया जाता है, प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि और उदाहरण देखा जाए, शोषण, जो हम शोषण प्रक्रिया करते हैं, तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी ऊष्माक्षेपी
प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको संतुलित किया जाए तो ये इस प्रकार से संतुलित हो जाएगी। तो आपको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आई होगी। दूसरी अभिक्रिया है वो है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो यानी कि ग्रहण हो। अवशोषण बोले तो ग्रहण हो, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि लेड नाइट्रेट को अगर परख नली में गर्म किया जाए तो ये क्या करता है, इसको हम उष्मा दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उष्मा को ग्रहण कर रहा है। तो यहां पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हम परख नली में गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस, इनका निर्माण होगा। यानी कि एकल उत्पाद है वो टूट रहा है दो या दो से अधिक अभिकारकों में। तो ये उष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।